नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर सेकंड दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के इस लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो विषय सूची होगा, कंटेंट्स होंगे, वह इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, जो कि सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रादेशिक खंड एवं महानगर क्षेत्र, टेरिटोरियल डिवीजन एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज। फिर हम देखेंगे सेशन न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश के बारे में प्रावधानों को हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बात करेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और भी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक होगा महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर महानगर मजिस्ट्रेट, हम इन पर भी इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसके बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। फिर इसके बाद अगला टॉपिक होगा कार्यपालिका मजिस्ट्रेट एवं विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और लास्ट के हमारे टॉपिक होंगे वह होंगे लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक, प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सेक्शन 24 एंड 25 में बताए गए हैं। और सबसे लास्ट में अभियोजन निर्देशालय, जो कि सेक्शन 25A में बतलाया गया है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। मित्रों, दंड न्यायालयों के वर्गों का उल्लेख जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है। अब आपको सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सेक्शन लर्न रखनी होगी कि किस सेक्शन में दंड न्यायालयों का वर्ग उल्लेखित किया गया है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स बताए गए हैं। तो इसको लर्न करने का सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, दंड न्यायालयों के वर्ग में जब आप इस अल्फाबेट को देखेंगे गा को, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये 6 का रिवर्स प्रतीत होता है, मतलब 6 का उल्टा प्रतीत होता है। तो आप इसको जो है अपने बैरक में ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा कि सेक्शन 6 जो है दंड न्यायालयों के वर्गों का उल्लेख करती है। चलिए मित्रों, अब देखते हैं कहती क्या है ये सेक्शन। ये कहती है उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात अब आप यहां पे समझिएगा, हमारे यहां पर उच्च न्यायालय और इस संहिता से तात्पर्य है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय, मतलब किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अतिरिक्त अगर किसी लॉ में कहीं पर किसी विधि में किसी न्यायालय का गठन किया गया है, उसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित न्यायालयों के या दंड न्यायालयों के वर्ग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अपन देखेंगे सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहां पर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन दे देता है या क्वेश्चन दे देता है निम्नलिखित में से जो है गलत कथन छाटिए, और उसमें आपको दे देगा न्यायालयों के वर्ग, वर्ग में आपको पॉइंट लगा देगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और साथ में दे देगा सत्र न्यायालय। ध्यान रखिएगा मित्रों, सेशन कोर्ट। अब यहां पर जो डायरेक्ट में लैंग्वेज यूज की गई है वह की गई है कोर्ट ऑफ सेशन इंग्लिश में, और हिंदी में कही गई है सेशन न्यायालय। सत्र न्यायालय वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है, तो वहां पर जो गलत ऑप्शन होता है वह सत्र न्यायालय। तो आप उसको जो है ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला देखते हैं कौन सा वर्ग है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। अब यहां पर एक इश्यू आएगा कि सर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, क्या वो वर्ग में शामिल नहीं है? वर्ग में शामिल है, लेकिन वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होते हैं। केवल उनको सीनियरिटी के कारण जो है कुछ अतिरिक्त पावर देकर प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन अगर वर्गों में देखें तो वह इसी के अंतर्गत जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ही यहां पर शामिल है। फिर इसके बाद जो तीसरा वर्ग है उसको हम बोलेंगे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स, यह भी इसके अंतर्गत वर्ग होगा। और लास्ट में है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के जो है न्यायालय। तो इस प्रकार से इस सेक्शन 6 में जो है अगर बिंदुवार देखें तो 4 प्रकार के न्यायालयों के वर्ग दिए हैं। किसके अतिरिक्त दिए हैं इसको भी ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय और विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त
अगर अब आपको एग्जाम में पॉइंट यहां पर यह समझना है कि क्वेश्चन किस नेचर का आता है। अगर उसमें यही लैंग्वेज यूज करी है, उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन न्यायालय से गठित कितने न्यायालयों के वर्ग हैं, तो आप जो है इन चार को लगाइएगा, 4 ऑप्शन होगा, आंसर होगा 4। और अगर ये कहता है कि किसी भी राज्य में कितने वर्ग के दंड न्यायालयों के वर्ग होंगे, तो आप लगाएंगे उच्च न्यायालय, विधि के अधीन गठित न्यायालय, ये तीसरे नंबर पर सेशन, चौथे नंबर पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, पांचवें नंबर पर द्वितीय वर्ग और छठवें नंबर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो टोटल हो गए 6। लेकिन अगर प्रश्न क्या आए कि उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द को ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त अगर न्यायालय के वर्ग पूछे राज्य में, तो आप ऑप्शन लगाइएगा 4। तो इस प्रकार से आप जो है सेक्शन 6 को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, तो आप इनको थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। मेन बात आपको जो देखनी है वही देखनी है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, वह क्या जानना चाह रहा है। वह उच्च न्यायालय और संहिता से भिन्न विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त की बात कर रहा है, तो 4 लगाएंगे। और सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी राज्य में कितने वर्ग के न्यायालय हो सकते हैं या होते हैं, तो आप जो है यहाँ पर 4 ये हो गए, 5वां ये हो गया और 6वां ये हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने दिमाग में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप जो है आंसर लगाएंगे और आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए मित्रों, चलते हमारे अगले टॉपिक पर। मित्रों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 7 है, यह प्रादेशिक खंड टेरिटोरियल डिविजन्स की बात करता है। यह कहता है कि राज्य सरकार जो है किसी एक पूरे राज्य को एक सेशन खंड बना सकती है, या फिर एक राज्य के अंतर्गत जो है एक से अधिक सेशन खंड बना सकती है। तो देखते हैं हम इसके बारे में क्या क्या ये कह रहा है, क्या प्रोविजंस हैं। तो इसका जो सब क्लॉज 1 है वो कहता है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, मतलब कि एक राज्य या तो सेशन खंड मान लिया जाएगा, बना लिया जाएगा, या उसमें एक से अधिक सेशन खंड होगा जैसी आवश्यकता हो। अगर जो राज्य बड़ा है तो उसमें एक से अधिक सेशन खंड होंगे, और अगर राज्य छोटा है तो उसमें एक सेशन खंड भी हो सकता है। और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, मतलब हर एक सेशन खंड को जो है एक जिला माना जाएगा, न्यायिक जिला माना जाएगा। परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए पृथक सेशन खंड और जिला होंगे। मतलब कि अगर कोई महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है किसी क्षेत्र को, तो उस महानगर क्षेत्र को एक अलग सेशन खंड मानना होगा और उसे एक अलग जिला मानना होगा। इसके अनुसार कार्रवाइयां होंगी। अब इसके बाद इसी सेक्शन का जो सब क्लॉज 2, 3, 4 वह इस बारे में बताता है कि मान लीजिए कि कोई सेशन खंड बना लिया गया है, अब उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है। कोई न्यायिक जिला बना लिया गया है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, या फिर एक राज्य में जो है उसकी संख्याओं में परिवर्तन करना है। पहले 5 थे, 10 थे, अब बढ़ाकर 20 करने हैं, या जो भी है कम करने हैं। तो ये सारी की सारी बातों के बारे में सब क्लॉज 2 से लेकर सब क्लॉज 4 तक हमको बताते हैं। देखते हैं क्या कहता है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार जब इस प्रकार की कोई भी गतिविधि करे तो उसे उच्च न्यायालय से परामर्श लेना होगा। परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों मतलब सेशन खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। मतलब राज्य सरकार को राइट है कि वह किसी सेशन खंड की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, लेकिन उसे ऐसा करने से पहले जो है उच्च न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक होगा। इसके बाद जो सब क्लॉज 3 बोलता है, यह कहता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले, मतलब कि जो सेशन खंड है, जो न्यायिक जिला है, उसको उपखंड में विभक्त कर सकती है। मतलब कि अगर कोई सेशन खंड है उसको उपखंडों में बांट सकती है, जिससे कि न्याय प्रशासन सुचारू रूप से चल सके, और ऐसे उपखंडों की सीमाओं और संख्याओं में परिवर्तन भी कर सकती है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया करने के लिए भी उसे क्या करना होगा, उच्च न्यायालय से परामर्श करना होगा। उसके बाद जो है राज्य सरकार ऐसा कर सकेगी। अब सब क्लॉज 4 हमको ये बताता है कि इस संहिता के प्रारंभ के समय मतलब
जब ये संहिता लागू की गई थी उस समय पर अगर राज्य के अंतर्गत कोई सेशन खंड है या कोई जिले हैं या उप जिले उपखंड हैं तो उनका क्या होगा। तो इस सेक्शन के सब क्लॉज 4 में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इनको जो है इस तरीके से जिला सेशन खंड या उपखंड मान लिया जाएगा जैसे कि इस संहिता के अंतर्गत जो है इन्हें बनाया गया हो, गठित किया गया हो। तो मित्रों सेक्शन 7 जो है प्रादेशिक खंड टेरिटोरियल डिविजन्स इस तरह से बतलाती है। अब इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8 जो बोलती है महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मित्रों ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र किस सेक्शन में डिफाइन है। तो आप इसको याद करने के लिए इस तरह से देखिए, ये क्षेत्र है ना, इसको आप ऐसे बना लीजिए अपने डायरेक्ट में जिससे कि एग्जाम में जब भी आपके सामने ये शब्द आए तो आपको पता चल जाए कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र जो है सेक्शन 8 में जो है इसके बारे में विस्तृत रूप से बात कही गई है। अब एक इशू ये भी आता है, एक प्रश्न ये भी आता है कि सर इसकी डेफिनेशन कहाँ है। तो मैंने आपको हमारे इस प्रीवियस वाले वीडियो में बताई थी सेक्शन 2 के क्लॉज में मैंने आपको ये बताया था कि सेक्शन 2 के क्लॉज में जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन है। और मैंने आपको लर्न करने के लिए भी बताया था कि देखिए तरह जो है ना ये उल्टा के दिखता है। तो आप ये ध्यान रखिए डेफिनेशन जो है ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज के में प्रोवाइडेड है और इस सेक्शन और इसके बारे में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल प्रोविजंस हैं वह सेक्शन 8 हमें प्रोवाइड करता है। अब ये कहता क्या है देखते हैं क्या क्या इसमें एग्जाम में पूछने वाली बात है। सबसे एक नंबर पर हो गई धारा का ऑर्डर, आपको याद रखना है। अब दूसरे नंबर पर यह प्रश्न आ जाता है कि किस क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसे क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, 10 लाख से अधिक हो। अगर 10 लाख या उससे कम है तो वह महानगर क्षेत्र घोषित नहीं हो सकता। इसके लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। अब किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कौन करता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए राज्य सरकार को जो है अधिकार है कि वह अधिसूचना द्वारा राज्य का कोई क्षेत्र जो है महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। मतलब दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये हुआ कि भाई महानगर क्षेत्र किस क्षेत्र को घोषित किया जा सकेगा। तो ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। और किसी क्षेत्र को जो है कौन घोषित कर सकता है। तो राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अधिसूचना द्वारा जो है किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। अब अगर स्थितियां ऐसी आ जाएं, मान लीजिए कि राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब वर्तमान में फ्यूचर में जाकर अगर उस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, मतलब उस क्षेत्र के भी जो महानगर क्षेत्र घोषित है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन में उन दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाएगी तो वह क्षेत्र महानगर क्षेत्र नहीं रहेंगे। मतलब किसी भी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित होने के लिए 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या होना आवश्यक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जो सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 है वह यह बताता है कि इस संहिता के प्रारंभ से, मतलब जब ये एक्ट लागू हुआ था, ये संहिता लागू हुई थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। मतलब कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद इन क्षेत्रों को इस संहिता के लागू होने के समय से ही महानगर क्षेत्र घोषित किया हुआ इस संहिता में मान लिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया 10 लाख से अधिक की जनसंख्या आप ध्यान रखिएगा। कौन घोषित करता है? राज्य सरकार घोषित करती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा सेक्शन 8 के अंतर्गत। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। मित्रों सेशन न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश से संबंधित जो मेन प्रावधान है जिनसे परीक्षाओं प्रश्न आते हैं वह सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 10 और सेक्शन 35 इन तीन सेक्शंस को हमें जो है सेशन न्यायालय
अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश के लिए देखना चाहिए। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सेशन न्यायालय की जो स्थापना है वह राज्य सरकार करती है। देखिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, तो आप लगा लीजिए राज्य सरकार जो है इसकी स्थापना करती है। अब इसके बाद सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक चीज आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता दूं, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश हैं, उन सब की नियुक्ति जो है हाई कोर्ट करती है। चाहे वो आपसे किसी भी रूप में पूछ ले, आप ध्यान रखिएगा, अगर वह न्यायिक पद है तो उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट करेगा, और अगर वह कार्यपालिका का पद है या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो वहां पर उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि सेशन न्यायालय को स्थापित करने का काम तो राज्य सरकार का है, क्योंकि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों को स्थापित करे। फिर हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, किसी भी प्रकार का न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप ना हो। इसीलिए न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उसके साथ साथ न्यायाधीशों के ट्रांसफर करना, उनमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके अन्य कोई जो भी वर्क है वह सारे की सारे जो हैं उच्च न्यायालय करता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि सेशन न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे या पीठासीन अधिकारी होंगे, उसकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय करेगा। किस धारा में? सेक्शन 9 में। ध्यान रखिएगा, धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है। और यहां पर इनकी स्थापना जो है वह भी धारा 9 के अंतर्गत जो है सेक्शन 9 हमको बतलाती है। अब सेशन न्यायालय स्थापित हो गए, उसमें जो है उच्च न्यायालय ने जो है एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी, राज्य सरकार द्वारा स्थापित हो गए। अब ऐसे इसके बाद जो है अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश जो है सेशन न्यायालय के कार्यों को या सेशन न्यायालय के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। यहां पर फिर मैं आपको बोल रहा हूं, नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। तो इन दोनों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट करता है। किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन एक ही है, सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में जो है इन दोनों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट करता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई सेशन न्यायालय जो है स्थापित करने का कार्य राज्य सरकार का है। इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट, न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट, पीठासीन अधिकारी की अपॉइंटमेंट करने का कार्य जो है किसका है? उच्च न्यायालय का है। अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश भी अपॉइंट किए जाते हैं। किसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं? सेशन न्यायालय के कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और इनकी नियुक्ति भी हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है। इसके बाद एक सेक्शन है, सेक्शन 10, वह यह वर्णित करती है कि जितने भी सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं, जितने भी सहायक सेशन न्यायाधीश हैं, असिस्टेंट सेशन जजेस हैं, यह सब की सब जो है सेशन न्यायालय के न्यायाधीश के सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब सेशन जज के यह अधीनस्थ होते हैं। लेकिन कहीं पर भी यह व्यवस्था नहीं दी गई है कि अपर सेशन न्यायाधीश जो है सेशन न्यायालय के अधीन। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जो अपर सेशन न्यायाधीश होता है वह सेशन न्यायाधीश के इक्विवेलेंट ही होते हैं। इनके पावर्स वगैरह भी लगभग सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि सेशन न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है वह सेशन न्यायाधीश होता है, और उसे अपने सेशन में अपने जितने भी क्षेत्राधिकारता है, जितने भी न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर एक प्रशासनिक अधिकार होता है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है एक सेशन न्यायालय में सेशन जज के पास रहती है। बाकी जितने भी अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश जो हैं यह अपना कार्य करते हैं। लेकिन सहायक सेशन न्यायाधीश की अधीनस्थता क्या होती है कि वह सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होता है, लेकिन अपर सेशन न्यायाधीश जो है सेशन न्यायालय के अधीनस्थ तो नहीं होता, लेकिन इनके लिए कार्यों में डिस्ट्रीब्यूशन,
और ये सारी चीजें जो है सेशन न्यायालय ही देखता है। तो आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हुई। अब एक बात और आती है, सेक्शन 35 जो है हमारी सीआरपीसी की यह बोलती है कि जब कभी भी यह एक प्रश्न उत्पन्न हो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि सहायक सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, या इनके पद के उत्तरवर्ती के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, फिर से सुनिए, पद उत्तरवर्ती के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए ए नाम के अपर सेशन न्यायाधीश साहब हैं, अब उनका ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह बी नाम के अपर सेशन न्यायाधीश साहब आ गए, लेकिन उस सेशन खंड में और भी कई सारे सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये जो बी नाम के नए अपर सेशन न्यायाधीश साहब जो आए हैं, इनका ये किसके पद उत्तरवर्ती हैं, क्योंकि अगर और भी कई जजेस के ट्रांसफर हुए होंगे तो इनमें अगर ये शंका उत्पन्न हो रही है कि यह उस सेशन खंड के किस अपर सेशन न्यायाधीश की कुर्सी को या उनकी पोस्ट को इन्होंने जो है अपर सीट किया है, या किसकी जगह ये आए हैं। तो इस बात का निर्धारण, इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का निर्धारण सेशन जज ही करता है। इसी प्रकार सहायक सेशन न्यायाधीशों के पद उत्तरवर्ती के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई असमंजस उत्पन्न हो जाए, तो उसको भी दूर जो है सहायक जो है उसको भी दूर जो है सेशन न्यायाधीश करेगा। तो इतनी बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो आएगा वह यह आता है कि सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, या फिर अपर सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, या फिर सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर क्लियर कर दूं कि हमारी सेक्शन 9 में सेशन न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट नहीं है, इसमें वर्ड यूज नहीं किया गया, शब्द जो उपयोग नहीं किया गया है कि सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। इसमें कहा गया है कि सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। तो आप इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या कहता है। मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। इनके अंतर्गत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और इनका अधीनस्थता। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं उन्हें स्थापित करने का काम, समझिएगा, जैसे हमने आपको सेशन कोर्ट के बारे में बताया था कि भाई सेशन न्यायालय स्थापित करने का कार्य राज्य सरकार का है, उसी प्रकार से न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय को स्थापित करने का कार्य जो है राज्य सरकार का है। ये सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है। फिर जिस प्रकार से उधर हमने आपको बताया था कि सेशन जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वह हाईकोर्ट करता है, यहां पर भी आप देखिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में जो पीठासीन अधिकारी होंगे, या हम कह सकते हैं मजिस्ट्रेटों की जो नियुक्ति होगी वह उच्च न्यायालय करेगा। ये आपको समझ में आया। इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर कहां का है, महानगर मजिस्ट्रेटों का है। महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना जो है धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार करती है, और मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय करता है। अब हम देखते हैं इनकी हायरार्की कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले जो सबसे सीनियर ऑफिसर होता है या सबसे सीनियर अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में होता है, वह होता है सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में यह व्यवस्था दी गई है सेक्शन 15 में कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होता है, सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होता है, और बाकी के जितने भी मजिस्ट्रेट हैं उस सेशन में या उस न्यायालय में, वह सभी के सभी जो है सीजेएम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। अब आप यहां पर एक मोटी बात समझ, बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों समझ लीजिए, सेशन जज के सबऑर्डिनेट कौन होगा, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे जेएमएफसी और जेएमएससी। यहां पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, तो उनका कार्य क्या होता है, सीजेएम के कार्यों में सहायता या उनके कार्यों में हेल्प करना होता है। तो इतनी बात यहां आपको समझ में आई। इसी प्रकार से अगर हम महानगर क्षेत्रों में देखें तो महानगर क्षेत्र में
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो है वह सीनियर अधिकारी है और ये जो है सेशन जज के सबऑर्डिनेट होता है या सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होता है, सेक्शन 19 में प्रोवाइडेड है। और इसके बाद एमएम मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स है ना, महानगर मजिस्ट्रेट्स, ये जो है सीएमएम या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं और कार्य करते हैं। ये महानगर मजिस्ट्रेट का जो हायरार्की है, इसमें सेकंड क्लास महानगर मजिस्ट्रेट का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर केवल दो ही बातों का वर्णन है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट्स का। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनकी अधीनस्थता हमने देखी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ सेक्शन 35 जो हमने आपको जब सेशन न्यायालय के बारे में इससे पहले जब बताया था, तब हमने आपको सेक्शन 35 का भी उल्लेख किया था। तो सेक्शन 35 जो है महानगर मजिस्ट्रेट और जो है मजिस्ट्रेटों के बारे में भी यह वर्णन करती है कि जब कभी भी यह विवाद उत्पन्न हो जाए कि भाई एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का पद उत्तरवर्ती कौन है, उसका सक्सीडिंग ऑफिसर कौन है, जब इस प्रकार के डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसको निराकृत करने का काम सीजेएम का होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का होता है। क्योंकि सीजेएम जो है मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में जो इसका जो काम होता है वह इनको एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। न्यायालय तो है ही, यह जो है मैटर्स को तो सुनता ही सुनता है, इसके साथ साथ इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक शक्ति होती है। उस प्रशासनिक शक्ति के तहत वह इन सबके बीच में कार्यों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर एक एग्जाम का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि भाई मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, वितरण कौन करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बीच में कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कई बार क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार से अगर हम महानगर मजिस्ट्रेट को देखें तो महानगर मजिस्ट्रेटों में जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है और इन पर प्रशासनिक रूप से नियंत्रण जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट करता है। अब यहां पर ये भी मैं आपको यहां पर भी एडिशनल जो है अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक शक्ति तो केवल सीजेएम या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास है, वो लोग जो है केवल इसकी सहायता के लिए होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि उनके कार्यों में कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कोई आ जाए तो सबका निराकरण जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महोदय ही करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महोदय ही करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि भाई जो मजिस्ट्रेटों का जो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसके पास होती है, वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, सीजेएम होता है। ये सीजेएम जो है सेशन न्यायालय के सबऑर्डिनेट होता है और इस सीजेएम के सबऑर्डिनेट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है सब इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। इनके बारे में जो भी कह सकते हैं काम का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब की सब यही करता है। अब यहां पर आप ये भी ध्यान रखिए कि जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सब की अपॉइंटमेंट, फिर से मैं बता रहा हूं, इन सब की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा और इनके न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार करेगी। इसी प्रकार से यहां पर महानगर मजिस्ट्रेटों में महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय को स्थापित राज्य सरकार करेगी, न्याय उसकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय करेगा। मतलब महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो बात करता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों के बारे में। मित्रों, अब हम देख रहे हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 13 धारा 13 में प्रोवाइडेड है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 18 में प्रोवाइडेड है, और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 21 में
प्रोवाइडेड है। मित्रों इनसे भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और हम जो है इन तीनों सेक्शन को एक साथ देख रहे हैं जिससे कि वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो मित्रों क्या कहता है सेक्शन 13, हम देखते हैं। ये कहता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय, मतलब कि उच्च न्यायालय जो है क्या करेगा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा। किस व्यक्ति को करेगा, अब देखते हैं। किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, मतलब ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है। किन मामलों के लिए करेगा, तो देखिए विशेष मामलों के लिए या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में जो है ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। और उसको किसकी शक्तियां देगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली कोई शक्ति प्रदत्त कर सकता है। मतलब कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने राज्य सरकार के अधीन या सरकार के अधीन, राज्य सरकार ना बोले यहाँ पर, सरकार के अधीन पद धारण करता है, जिसने कोई पद धारण किया है, उसे विशेष मामलों के लिए या विशेष वर्ग के मामलों के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की इस संहिता के अधीन या इस संहिता द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं वह ऐसे व्यक्ति को दे सकता है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 13 के अंतर्गत जो नियुक्त किया जाता है वह 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन बनता है। कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए या 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अधिकतम कितना हो गया, 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के संबंध में आप देखिए तो इसमें भी लगभग वही कंडीशंस हैं, बस यहाँ पर प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की जगह महानगर मजिस्ट्रेट का वर्णन, मतलब कि जो शक्तियां प्रदान की जाएंगी किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, उसे जो शक्तियां दी जाएंगी वह महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाएंगी और उसे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। लेकिन यहां पर भी 1 वर्ष का ध्यान रखिए, 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इन दोनों में लगभग बातें सिमिलर हैं, केवल इन दोनों में अंतर यह है धारा 13 और धारा 18 में कि भाई यहां पर जो शक्तियां दी जाती हैं किसी व्यक्ति को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तो जो उसे शक्तियां दी जाती हैं उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं। और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट में जब किसी व्यक्ति को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तो उसे जो है महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो इस संहिता के तहत किसी व्यक्ति को दी जाती हैं, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं, वह शक्तियां जो है ऐसे व्यक्तियों को दी जा सकती हैं। और दोनों में एक सिमिलरिटी है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट भी 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष तक के लिए नियुक्त होता है और महानगर मजिस्ट्रेट भी 1 वर्ष तक के लिए नियुक्त होता है। और दोनों में नियुक्ति कौन करेगा, दोनों में नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी और यहां पर भी उच्च न्यायालय नियुक्त करता है। किसके अनुरोध पर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी के भी अनुरोध पर, चाहे राज्य सरकार अनुरोध करे या केंद्र सरकार अनुरोध करे उच्च न्यायालय से कि उन्हें किसी विशेष वर्ग के मामलों के लिए या किसी विशेष मामले के लिए जो है स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट करानी है तो उच्च न्यायालय नियुक्ति कर सकता है 1 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा दोनों में। अब आते हैं विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट पे। तो यहाँ आप देखिएगा क्योंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो यहाँ पर भी इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार करेगी। आप ध्यान रखिएगा, देखिए इन दोनों में हमने देखा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट में, इन दोनों में नियुक्ति किसने करी, इन दोनों में नियुक्ति करी उच्च न्यायालय ने। लेकिन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और किन मामलों के लिए, विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए जो है राज्य सरकार विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि इन दोनों क्लॉजों से इसको अलग कर देगी कि यहां पर जो नियुक्ति होती है
उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट भी 1 वर्ष के लिए अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त होता है, लेकिन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है राज्य सरकार के ऊपर है, जितने अवधि के लिए, मतलब राज्य सरकार जितनी अवधि के लिए नियुक्त करना चाहे उतनी अवधि के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है। तो आप मित्रों इन तीनों को एक साथ देखिए और अब हम चलते हैं हमारी सेक्शन 24 के ऊपर, जो बोलेगी लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। मित्रों सीआरपीसी की सेक्शन 24 जो है लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में प्रोविजंस करती है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते कौन है, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, हर मामले में 2 पक्षकार होते हैं। अगर हम सिविल मामलों की बात करें तो यहां पर दोनों ही पक्षकार जो है इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्तिगत पक्षकार होते हैं। लेकिन अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो आपराधिक मामलों में एक पक्षकार जो है सरकार होती है और दूसरा पक्षकार वह आरोपी होता है। यहां पर जो है आरोपी जो है वह अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है अपने मामले को संचालित करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार क्या करती है, वह अपने लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अधिकारी की नियुक्ति करती है उच्च न्यायालयों एवं जिला स्तर के न्यायालयों में। तो मित्रों सेक्शन 24 जो है इन्हीं के बारे में प्रोविजंस बतलाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो सेक्शन है यह प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो हमने इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहां पर निकाल रखे हैं, तो ये जो बिंदु है, ये जो कंटेंट्स हैं, इनसे प्री का आंसर भी प्रिपेयर हो जाएंगे और मेंस के लिए भी आप इनको ध्यान रखिए, इन्हीं से आपका जो है आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। सबसे पहले हम देखें लोक अभियोजक जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार का उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, ध्यान रखिएगा, अभियोजन, अपील, अन्य कार्रवाई, मतलब किसी अभियोजन चलाने के लिए, अभियोजन के अगेंस्ट अगर अपील हुई है तो अपील में, या किसी अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है। तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर जो है राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। ऐसे मामले जो कि राज्य सरकार से संबंधित हैं उनमें राज्य सरकार लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और ऐसे मामले जिनमें केंद्र सरकार संबंधित है या केंद्र सरकार से संबंधित है वहां पर केंद्र सरकार अपना लोक अभियोजक नियुक्त करती है। क्या काय के लिए करती है, उच्च न्यायालयों में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब यहां पर आप ये भी याद रखिएगा कि सरकार जो है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त करती है, मतलब एक लोक अभियोजक और अन्य अपर लोक अभियोजक एक या अधिक जो है नियुक्त कर सकती है। अब इसके बाद अगला बिंदु आप देखिएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी जिले, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी अन्य वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती हैं। अब ऊपर जो बात कही गई ये उच्च न्यायालय की बात कही गई, हाई कोर्ट की बात कही गई थी पॉइंट नंबर 1 में, लेकिन यहां पर जो है जिले में या स्थानीय क्षेत्र में, यहां पर राज्य सरकार को अधिकार दे दिया, केंद्र सरकार को अधिकार दे दिया कि अपने मामलों को संचालित करने के लिए वह जिले स्तर पर या स्थानीय क्षेत्र के स्तर पर जो है लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तो बात क्लियर हुई, पहला उच्च न्यायालय और दूसरा जिला स्तर पर जो भी न्यायालय हैं उनमें मामलों को संचालित करने के लिए जो है लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। अब यहां पर नियुक्ति की बात आ गई। देखिए नियुक्ति कौन करता है ये तो क्लियर हो गया कि भाई राज्य सरकार का अधिकारी है, राज्य सरकार को न्यायालय में रिप्रेजेंट करता है, तो नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी। लेकिन अब नियुक्ति करेगी कैसे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट क्या होता है कि सेशन न्यायालय से परामर्श करके एक पैनल तैयार करता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोक अभियोजकों के लिए पैनल जो तैयार करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जिला मजिस्ट्रेट। हम जिला मजिस्ट्रेट को लोकली रूप में या क्षेत्रीय रूप में कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कलेक्टर ऑप्शन अगर एग्जाम में आए
तो आपको कलेक्टर नहीं लगाना है, आपको जिला मजिस्ट्रेट ही लगाना है। एक्चुअल में एक ही व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को कई पदों के अनुसार या कई पर्सनैलिटी के अनुसार जो है उसे कार्यभार दिए जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति एमपीएलआरसी में कार्य कर रहा हो तो उसे कलेक्टर बोलते हैं, सीआरपीसी के अंतर्गत काम कर रहा हो तो उसे जिला मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जिला मजिस्ट्रेट जो है सेशन न्यायालय के परामर्श से व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करता है। तो यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई अभियोजनों के लिए या लोक अभियोजकों के लिए नियुक्ति के लिए पैनल तैयार कौन करता है? तो आप ध्यान रखिएगा जिला मजिस्ट्रेट करता है। और किसके परामर्श से करता है? सेशन न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अब अगला क्लॉज देखते हैं। ये कहता है लोक अभियोजक जिला मजिस्ट्रेट के पैनल में से नियुक्त किए जाएंगे। मतलब कि इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट ने पैनल बना लिया, अब सरकार को नियुक्त करना है किसी लोक अभियोजक को, तो वह इस पैनल में जो नाम है, जो जिला मजिस्ट्रेट ने जो पैनल तैयार करा है उसमें जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनमें से ही वह सरकार क्या करेगी? लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। इसमें आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कार्डर है, अब इसको आप समझिए। नियमित कार्डर मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति एडीपीओ अपॉइंट हुआ, एडीपीओ नियुक्त होने के बाद वह जो है प्रमोट होकर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो नियमित कार्डर है वह इन्हीं अधिकारियों का कार्डर को नियमित कार्डर बोलते हैं। तो राज्य में अभियोजन अधिकारियों का अगर कोई नियमित कार्डर है, वहां राज्य सरकार ऐसा कार्डर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। बात समझ में आई? मतलब पहला जो नियम है वह यह है कि जिला मजिस्ट्रेट पैनल तैयार करेगा, उसमें से नियुक्त करना है। लेकिन अगर किसी राज्य में अगर अभियोजन अधिकारियों का कोई कार्डर है तो उस कार्डर में से ही राज्य सरकार जो है अभियोजन अधिकारी या लोक अभियोजक अधिकारी नियुक्त कर सकती है। लेकिन अगर कोई कार्डर है और उस कार्डर में ऐसे उपयुक्त अधिकारी नहीं है जो कि लोक अभियोजक का कार्यभार संभाल सकें, तो वहां पर उसके लिए आगे उन्होंने कहा, परंतु यदि कार्डर में कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार फिर वही करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो पैनल तैयार कर रखा है उसमें से लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो आपको बात समझ में आई कि भाई जिला मजिस्ट्रेट एक पैनल तैयार करता है जिसमें जो है ऐसे एडवोकेट्स या ऐसे अधिवक्ताओं को लिया जाता है जो कि एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, और उन अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करता है जिला मजिस्ट्रेट। इस पैनल में से जो है नियुक्ति होती है लोक अभियोजकों की। लेकिन अगर किसी जिले में या किसी राज्य में जो है अगर लोक अभियोजक या अभियोजन अधिकारियों का ऐसे व्यक्ति जो कि अभियोजन अधिकारियों का कोई कार्डर ऑलरेडी जो है किसी राज्य में है, तो राज्य जो है इस कार्डर में से लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। लेकिन यदि ऐसे कार्डर में उपयुक्त व्यक्ति नहीं है कि जो लोक अभियोजक का काम कर सके, तो ऐसी स्थिति में फिर से राज्य सरकार जो है कहां जाएगी? मजिस्ट्रेट के पैनल में देखेगी कि यहां पर उपयुक्त व्यक्तियों में से किसको लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए। तो आपको इतनी बात यहां पर समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। ये कहता है लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात, 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का अनुभव आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कितनी अवधि का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। तो आप ध्यान रखिएगा 7 वर्ष का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्री में। तो 7 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जिनका 7 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है उन्हीं में से योग्य व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट अपने पैनल में शामिल करता है, ठीक है, और फिर उस पैनल में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होती है। तो यहां पर आप समझ लीजिए। अब अगली बात करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामलों या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी
अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक। अब ये दूसरी बात आ गई। अभी तक हमने बात की लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की। तो लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक बनने के लिए जो है 7 साल का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो है विशेष लोक अभियोजक की बात की जा रही है, मतलब कि ऐसे मामले जो कि बहुत ही विशेष प्रकृति के हैं, उन मामलों के लिए राज्य सरकार अगर किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को ही विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी जिसके पास कम से कम 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय का अनुभव होगा। तो यहां पर आपको बात क्लियर हुई कि लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक के लिए 7 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। वहीं अगर हम विशेष लोक अभियोजक की बात करें, वहां पर जो है 10 वर्ष तक का एडवोकेट के रूप में, अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में उसको काम करने का उसको अनुभव आवश्यक है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। विशेष लोक अभियोजक 10 वर्ष तक का प्रैक्टिस का अनुभव चाहिए और लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक के लिए 7 साल का चाहिए। तो आप इन सब चीजों को यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर आपके प्रोविजंस कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद जो है हम अपनी अगली सेक्शन पर चलते हैं, वह बोलती है सहायक लोक अभियोजक। ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। यहाँ पर मैंने धारा 24 में आपको लोक अभियोजक बतलाया, अब मैं आपको जो है धारा 25 सेक्शन 25 सहायक लोक अभियोजक बतला रहा हूं। देखिए मित्रों, सहायक लोक अभियोजक जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, ध्यान रखिएगा, अभी हम उधर क्या बात कर रहे थे, उच्च न्यायालय या जिला स्तर के न्यायालय में लोक अभियोजक नियुक्त किए। यहां पर हम जो है सहायक लोक अभियोजक की बात कर रहे हैं। तो सहायक लोक अभियोजक जो है मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात समझ में आई? कौन करता है सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति? राज्य सरकार करती है। काय के लिए करती है? जो मजिस्ट्रेटों के कोर्ट्स हैं उनमें राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है राज्य सरकार नियुक्त करती है जो है सहायक लोक अभियोजकों को। इसी प्रकार से केंद्र सरकार भी मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में मामलों को संचालित करवाने के लिए जो है सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो बात समझ में आई, जहां मामला राज्य सरकार से संबंधित है वहां राज्य सरकार और वो मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है तो सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर लेगी। अगर केंद्र सरकार से संबंधित है और मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है तो वहां पर केंद्र सरकार जो है सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अब इसी के साथ साथ इसमें एक प्रोविजन और दिया है कि सहायक लोक अभियोजक जो है कोई पुलिस अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब सहायक लोक अभियोजक कभी भी किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई मजिस्ट्रेट, अगर मान लीजिए किसी मामले के लिए किसी मामले में कोई भार साधक लोक अभियोजक उपस्थित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले में भार साधक बना सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, अब जिस व्यक्ति को भार साधक बना, यहाँ पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि ऐसे व्यक्ति ने अन्वेषण में भाग न लिया हो। किसने? जिसे मजिस्ट्रेट जो है विशेष रूप से नियुक्त कर रहा है भार साधक अभियोजन के लिए, तो वहां पर जो है उसने, उस व्यक्ति ने अभियोजन अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो और जिसके बारे में, और वो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं हो। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि मजिस्ट्रेट अगर नियुक्त करना चाहता है तो नियुक्त कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जा रहा है उसने उस मामले में जिसके लिए उसे लोक अभियोजक भार साधक, सहायक लोक अभियोजक भार साधक नियुक्त किया जा रहा है, उस मामले में उसने अन्वेषण ना किया हो, पहली बात। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो है निरीक्षक की पंक्ति, इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको जो प्रोविजन बताए सेक्शन 24 और 25 के, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको यहाँ पर बतलाई। आप इन सब चीजों को तैयार कीजिएगा जिससे कि आपकी दोनों सेक्शंस तैयार हो जाए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अगली सेक्शन जो है सेक्शन 25A जो बोलता है अभियोजन निर्देशालय के बारे में।
ये सेक्शन जो है 2005 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। तो चलिए मित्र देखते हैं सेक्शन 25A में क्या कहा गया है। मित्रों सेक्शन 25A जो है 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू हमारी सीआरपीसी में जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत अभियोजन निर्देशालय डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, 2005 से पहले हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स या अभियोजन अधिकारी हुआ करते थे, वह सभी की सभी पुलिस विभाग के अधीन या पुलिस विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन 2005 के बाद अभियोजन निर्देशालय एक अलग से निर्देशालय गठित किया गया और उसके अंतर्गत राज्य के जितने भी अभियोजन अधिकारी हैं वह सब अब इसके अंतर्गत जो है अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो मित्रों इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थापित, मतलब कि राज्य सरकार जो है अभियोजन निर्देशालय का स्थापन करेगी, स्थापना करेगी और इसके अंतर्गत एक अभियोजन निर्देशक और उतने अभियोजन उप निर्देशक जितने वह उचित समझे नियुक्त करेगी। अब प्रश्न ये आता है कि अभियोजन निर्देशक की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा राज्य सरकार करेगी। उप निर्देशक अभियोजन उप निर्देशकों की नियुक्ति कौन करता है? यह भी राज्य सरकार करेगी। आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभियोजन निर्देशालय की स्थापना या अभियोजन निर्देशालय को स्थापित कौन करेगा? तो वह भी राज्य सरकार करेगी। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि भाई अभियोजन निर्देशक और उप अभियोजन निर्देशक नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं? तो अपन देखते हैं। यहां पर उन्होंने बताया है कि 10 वर्ष से अनिम्न अवधि तक, मतलब कि कम से कम 10 इयर्स तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा हो, मतलब कि 10 वर्ष का उसको जो है क्या हो, एडवोकेट के रूप में, अधिवक्ता के रूप में वह व्यवसाय करता रहा हो, उसे 10 वर्ष का अनुभव हो और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी। मतलब दो बातें, पहला तो 10 वर्ष तक का उसको जो है कम से कम एडवोकेट का प्रोफेशन का जो है उसे अनुभव हो और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हो, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार जो है अभियोजन निर्देशक या उप अभियोजन निर्देशक नियुक्त कर सकती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वह यह है कि अभियोजन निर्देशालय का प्रमुख अभियोजन निर्देशक होगा। मतलब कि ये जो विभाग है, निर्देशालय है, अभियोजन निर्देशालय, इसका जो हेड होता है वह अभियोजन निर्देशक होता है। ध्यान रखिएगा, अभियोजन निर्देशालय का जो हेड होगा, जो उसका प्रमुख अधिकारी होगा, वह अभियोजन निर्देशक होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो राज्य के गृह विभाग, ध्यान रखिएगा, राज्य के गृह विभाग के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेगा। अब यहां पर यह है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई अभियोजन निर्देशक जो है यह किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है? तो गृह विभाग के जो प्रमुख होंगे, गृह विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होगा, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अभियोजन निर्देशक जो है कार्य करेगा। अब इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक अभियोजन उप निर्देशक, मतलब ये जो उप निर्देशक हैं राज्य में जो नियुक्त किए जाते हैं, अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। यहां पर आप इसको ऐसे एरो लगा लीजिए कि भाई ये जो एक अभियोजन निर्देशक जो होता है उसके अधीनस्थ जितने भी उप निर्देशक अभियोजन होते हैं। अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट बात और देखिएगा कि सिंपल सी बात हो गई कि अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ जितने भी उप अभियोजन निर्देशक हैं वह सब अधीनस्थ होंगे। अब इसके बाद एक हायरार्की दी हुई है हमारी सेक्शन 25A के क्लॉज 5 और 6 में। इसके अंतर्गत राज्य में जितने भी अभियोजन अधिकारी होते हैं उनकी अधीनस्थता के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि भाई अभियोजन निर्देशक के अधीन कौन कौन काम करेंगे, अधीनस्थ कौन कौन काम करेंगे और अभियोजन उप निर्देशक के अधीनस्थ कौन कौन अभियोजन अधिकारी काम करेंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अभियोजन निर्देशक जो है यह राज्य के अंतर्गत जितने भी उच्च न्यायालय में अभियोजन अधिकारी होते हैं वह सब
अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होते हैं। जैसे कि सीआरपीसी की सेक्शन 24 के सब क्लॉज 1 के अधीन जो लोक अभियोजक उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किए जाते हैं वह अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ काम करेंगे। इसके अंतर्गत जो है इनके निर्देशों का पालन करेंगे। फिर इसके बाद धारा 24 के खंड 8 में मतलब सेक्शन 24 क्लॉज 8 के अंतर्गत जितने भी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं, अगर वो उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त हो रहे हैं तो वह भी अभियोजन निर्देशक के अधीन काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर या अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त किए गए हैं, वह अगर उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किए गए हैं तो वह अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ कार्य करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। अब यही अपन अगर अभियोजन उप निर्देशक को देखें तो इसके अधीन या इसके अधीनस्थ कौन कौन होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा जिला न्यायालय में जितने भी अभियोजन अधिकारी होंगे वे जैसे कि हम देखें सेक्शन 24 के क्लॉज 3 के अंतर्गत जितने भी लोक अभियोजक हैं जो जिलों के लिए नियुक्त किए गए हैं वे, और धारा 24 सब क्लॉज 8 के अंतर्गत जो विशेष लोक अभियोजक हैं अगर वह जिलों के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिला न्यायालयों के लिए नियुक्त किए गए हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जिला न्यायालय के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे सभी की सभी जो है अभियोजन उप निर्देशक के अधीन कार्य करेंगे। अब इसमें कौन कौन आ गए अपन देखें। लोक अभियोजक जो भी जिला न्यायालय के लिए नियुक्त किए जाएं, अतिरिक्त लोक अभियोजक मतलब एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो जिला न्यायालयों के लिए अपॉइंट किए जाएं, इसके साथ साथ विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 के सब क्लॉज 8 के अंतर्गत जो है वह अगर जिला न्यायालय के लिए नियुक्त किया जाता है, और इसी के साथ साथ धारा 25 के अधीन नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है यह सभी की सभी जो है अभियोजन उप निर्देशक के अधीनस्थ कार्य करते हैं, इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत रहते हैं। तो आप इन दोनों को थोड़ा बारीकी से देखिएगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि इस धारा के प्रावधान राज्य के महाअधिवक्ता को लागू नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से किस पर धारा 25(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो वो लिख देता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह वगैरह आपको दे देगा। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, यह एक संवैधानिक पद है और इस संवैधानिक पद को हम जो है किसी निर्देशालय के अधीन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में यहां पर स्पष्ट प्रावधान है धारा 25(1) के क्लॉज 8 के अंतर्गत स्पष्ट कह दिया गया है कि राज्य के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो हैं वह इस चैप्टर के अंतर्गत या इस धारा के अंतर्गत जो अभियोजन निर्देशालय है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहां पर ये जो मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट बातें बतलाई जो कि सेक्शन 25A से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब एक और चीज जो आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में प्रोविजंस हैं। अब वैसे तो आप मुझे मालूम है कि आपको याद हो जाएगा कि सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक का प्रावधान है, लोक अभियोजकों का प्रावधान है। लेकिन अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसा इसको याद कर सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में जो व्यक्ति 2-4 हाथ करता हो, ध्यान रखिए याद कराने की ट्रिक है, राज्य सरकार की ओर से 2-4 हाथ करता हो ऐसा व्यक्ति लोक अभियोजक होता है। तो 2-4 हाथ मतलब 2 और 4 24, सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफाइन है। तो इस तरीके से आप धारा 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड है, आप याद कर सकते हैं कि न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से 2-4 हाथ करने वाला व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। और यहां आप धारा 25A के इन प्रावधानों को ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मित्रों इसी के साथ जो है आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।